जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। तो साथियों, आज की शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए, जहां जहां से क्वेश्चंस आए साथियों, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और अगर आपका अभी साथियों एग्जाम नहीं हुआ है तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। मेरा मानना है कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि साथियों एसएससी की अगर बात करते हैं तो ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, जिसके मान लीजिए आज जो शिफ्ट हुई हैं वैसे ही क्वेश्चन लगभग वैसे ही क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चंस देखिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कीजिएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, पहले सवाल की अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए, जब आप यहां पर रीजनिंग और मैथ के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, रीजनिंग के साथियों आपको मालूम होना चाहिए ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बहुत तेजी के साथ साथियों देखेंगे। तो बी की अगर बात करें प्लेस वैल्यू 2 होती है, जेड की साथियों क्या होती है 26 होती है, और वाई की क्या होती है साथियों 25 होती है। यानी कि हमें इसको देखकर यह लग रहा है कि ए का अपोजिट लेटर होता है जेड और बी का अपोजिट लेटर होता है वाई। तो अब हम यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे, सी का अपोजिट लेटर होता है साथियों एक्स और डी का अपोजिट लेटर होता है साथियों टी। यानी कि एक्स डी क्या कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल साथियों एक्स डी ऑप्शन में कहां पर है, एक्स एक सेकंड, डी का साथियों डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू यहां पर आएगा। तो एक्स डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, मोची का संबंध यहां पर चमड़े से बताया गया है, तो दर्जी का संबंध साथियों किससे होगा, धागे से होगा, कपड़े से होगा, कमीज से होगा या साथियों बजाज से होगा। देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, अगर बात करें मोची का काम होता है चमड़े को सिलना, चमड़े से मतलब चमड़े से संबंधित ही काम होता है, तो मैं कह सकता हूं कपड़े से संबंधित किसका काम होता है, दर्जी का काम होता है, या दर्जी का काम कपड़े से संबंधित होता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करते, देखिए कि यहां पर अगर साथियों बात करें कि 11 से क्या बन गया है साथियों, 11 से 132 बन गया है। अब कैसे बन गया है ये आपको बताना है, मतलब जो रिलेशन यहां पर है ना वही रिलेशन कौन से ऑप्शन में है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत सारे बच्चे साथियों इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरा मानना है कि जब हम 11 की गुणा 12 से कराते हैं तो 132 आता है। तो बस यही लॉजिक हमें देखना है। जैसे यहां पर 15 है ना, तो 15 की गुणा 16 से गुणा कराने पर क्या 250 आता है, तो मैं कहूंगा नहीं। 10 लिखा हुआ है, 10 का अगला नंबर 11 होता है, क्या 11 की गुणा कराने पर साथियों 100 आता है, तो नहीं 110 आता है। हाँ, 9 की गुणा साथियों अगले नंबर यानी कि 10 से कराई जाए तो 90 आता है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन यहां पर है। देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल कहता है साथियों, क्या कहता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल कहता है कि उसका पुत्र, यानी कि इस बुजुर्ग व्यक्ति का क्या, इस बुजुर्ग व्यक्ति का साथियों पुत्र मेरे पुत्र का चाचा। अच्छा यहां पर देखिए मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा कौन होगा, मेरे पुत्र का चाचा मेरा भाई ही तो होगा। यानी कि मेरा भाई जो है ना, ठीक है ना, मेरा भाई जो है ना वो उसका पुत्र साथियों, एक तरीके से कहा गया है कि उसका पुत्र जो है यानी कि इसका पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि कुणाल क्या कहेगा उस बुजुर्ग व्यक्ति को, तो साथियों पिता कहेगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने, देखिए बहुत आसान भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। बस आपको साथियों बहुत ध्यान से देखना है, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन हो। लेकिन मैं कहूं कि क्वेश्चन क्या ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनको बच्चा नहीं कर पाए, नहीं साथियों, बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत शांत माइंड से थोड़ा सा फास्ट तरीके से आप अगर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यहां पर देखिए एक शाम को, अब शाम की बात की गई ना साथियों, तो मान लीजिए सूरज साथियों यहां पर है, सूर्यास्त से पहले की बात की गई है, तो सूर्यास्त से पहले की बात की गई, ये आपकी साथियों उत्तर दिशा हो जाएगी और ये आपकी साथियों क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। इतनी बात है बिल्कुल। दो मित्र हैं रमन और अर्जुन, आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही, यानी कि मैं कहूंगा अगर मैं रमन को यहां पर बैठा लूं
तो उसकी परछाई यानी कि रमन की परछाई इसके बाईं ओर पड़ेगी, क्योंकि सूरज अभी इधर है, तो सूरज इधर की तरफ धूप देगा ना, तो परछाई इसकी इधर को पड़ेगी, यानी कि रमन की परछाई उसकी बाईं तरफ पड़ेगी। रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, बिल्कुल। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? मैं कहूंगा साथियों, प्रश्न में कहा गया है कि रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं, तो अर्जुन जस्ट उसके सामने बैठा होगा, और आमने सामने यानी कि अर्जुन का मुख इस तरफ होगा और रमन का मुख साथियों इस तरफ होगा। पूछा जा रहा है कि अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करे बैठा है, तो इस दिशा की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करे हुए बैठा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साथियों शेयर कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में साथियों पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्शन का सवाल की अगर बात करें, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, कुछ लोगों को सिर्फ सीधा हाथ और उल्टा हाथ मालूम होता है। मैं बता देता हूं, सीधे हाथ को कहा जाता है साथियों दायां हाथ, और उल्टे हाथ को क्या कहा जाता है साथियों? उल्टे हाथ को कहा जाता है बायां हाथ, ठीक है ना। उल्टे हाथ को क्या कहा जाता है? बायां हाथ कहा जाता है। एक और चीज देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में यहां पर बैठे हैं, तो आपके उत्तर दिशा साथियों ये होगी, ये बहुत जरूरी जानना है। आपकी पूर्व दिशा ये होगी, आपकी दक्षिण दिशा साथियों ये होगी, और आपकी पश्चिम दिशा साथियों ये होगी, ठीक है ना। अगर एग्जाम में कहा जाए उत्तर पूर्व की तरफ बढ़िए और आप यहां पर है, तो उत्तर पूर्व की तरफ आप इस तरफ से बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों प्रश्न की तरफ और देखते हैं कैसे साथियों इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मान लीजिए वो यहां पर है और 30 किलोमीटर ये जाता है साइकिल से उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर साथियों 40 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद कहा गया है कि फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर साथियों 20 किलोमीटर जाएगा। अरे भाई ये 30 है तो 20 इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया कि इसके पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, तो इसके पश्चात दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है, क्योंकि ये जब 40 है तो ये इतना ही 40 होगा, तो वो यहां कहीं साथियों पहुंच जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये 20 किलोमीटर दूरी है, ये 30 किलोमीटर दूरी है, अभी वो यहां पर है, उसको यहां पर पहुंचना है, तो ये दूरी साथियों 10 किलोमीटर ही होगी। तो कुल मिला के 10 किलोमीटर। जिनका भी आंसर है, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कहा गया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अच्छा देखिए वीना क्या कह रही, वीना कह रही मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र। तो वीना के दादाजी के इकलौता पुत्र कौन होगा साथियों? उसके वीना के पिता ही तो होंगे, ठीक है ना। और कह रही है कि वो मेरे पिता का पुत्र है। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, वीना एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वो जो लड़का है, लड़का वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि वो लड़का मेरे पिता का पुत्र है, ठीक है ना। तो वीना की अगर बात करते हैं, वीना ये हो गई, उसका भाई ये हो गया, यानी कि मैं कहूंगा साथियों दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। यहां पर लिखा हुआ है से, देखिए से पहले जो शब्द लिखा हो ना, आपको ये देखना है कि ये बंदा क्या कहेगा, ये इंसान क्या कहेगा इसको। तो वीना क्या कहेगी इसको? वीना तो भाई कहेगी, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो कह देता है कि लड़के की बहन है, तो बहन अगर ऑप्शन में होता है तो बहन लगा देता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको देखना है ये से शब्द जो होगा ना, से शब्द से पहले जो इंसान का नाम होगा वो क्या कहेगा इसको, ये आपको साथियों इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं, बिल्कुल एक कतार मान लेते हैं, इसमें कितनी लड़कियां हैं? इसमें 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली अगर हम बात करते हैं इधर से, तो एक सेकेंड, अगर हम साथियों बात करते हैं किधर से, अगर हम बात करते हैं इधर से, तो कहा गया है जो बीच वाली लड़की है ना वो 9वें नंबर की है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके इधर कितनी लड़कियां होंगी, तो इसके इधर कितनी लड़कियां होंगी साथियों? 8 लड़कियां ही तो हो जाएंगी। अच्छा पूछा क्या गया है, ये देखिए कि अंत से यानी कि इधर से साथियों, इधर से
बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? अरे भाई बीच वाली लड़की यही तो है। अब इधर तक कितने लोग हो गए? 8 लोग गए। बीच वाली लड़की ये है। इधर से अगर देखोगे तब भी ये साथियों नवे नंबर पर ही आएगी, यानी कि इधर से भी बीच वाली लड़की नवे नंबर पर आएगी और इधर से काउंट करोगे तब भी बीच वाली लड़की नवे नंबर पर ही आएगी, क्योंकि विषम संख्या है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। कथन और निष्कर्ष से भी साथियों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये मकान हो जाएंगे। और कहा गया है कि कुछ मकान, मैं मान लेता हूं इतने मकान साथियों क्या हो जाएंगे, अपार्टमेंट्स हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा गया है कि सभी मकान बंगले हैं, यानी कि जितने मकान है ना, जितने मकान, सभी बंगले क्या कहा गया है, सभी मकान साथियों बंगले कहा गया है। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए यहां पर अगर बात करें, कुछ मकान निश्चित रूप से अपार्टमेंट नहीं है। पहला पॉइंट तो यह है कि कथन, दो कथन है, दोनों कथन में कहीं पर नहीं शब्द नहीं आया है और निष्कर्ष में नहीं आ गया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो निष्कर्ष आपका गलत कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखिए, कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल साथियों ये बंगले हैं एक तरीके से कम कुछ बंगले, तो इतने बंगले क्या हो जाएंगे, अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर निष्कर्ष जो आपका निकल रहा है केवल दो वाला निष्कर्ष निकल रहा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कथन की अगर बात करें, कहा गया है कि सभी कुर्सियां, मान लेते हैं ये कुर्सियां हैं, कह रहे हैं कि सभी कुर्सियां क्या है, सभी कुर्सियां मेज हैं। उसके बाद कहा गया है कि कोई कुर्सी, यानी कि ये कोई कुर्सी जो है ना, कोई कुर्सी साथियों दरवाजा नहीं है। कोई कुर्सी क्या नहीं है, दरवाजा नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए जरा साथियों और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि कोई मेज दरवाजा नहीं है, कोई मेज, ये कोई मेज की अगर बात करें तो कोई मेज दरवाजा नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया गया। मुझे ये बताया गया है कि कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया गया कि कोई मेज दरवाजा है या नहीं है। तो जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है वो कट हो जाता है निष्कर्ष। उसके बाद इसको देखिए, कहेंगे सभी दरवाजे मेज हैं, सभी दरवाजे मेज। अरे भैया दरवाजे यहां पर हैं और मेज यहां पर है, तो कैसे इनका रिलेशन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों ये दोनों निष्कर्ष ना तो एक सही है और ना ही दो सही, आंसर आपका जाएगा सी। तो अब साथियों मैथ के यहां पर क्वेश्चंस आप लोग देखिए कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, यहां पर अगर बात करें एक क्वेश्चन आपका छूट गया ये वाला, देखिए यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, आपसे पूछा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर कभी भी साथियों आपके सामने इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए एक बार मैं आपको करके बताता हूं कि a बराबर b लिखा हुआ है ना, तो b का, इसका का मतलब होता है गुणा, तो साथियों गुणा आ जाएगा, 2/3 लिखा हुआ है 2/3 आ जाएगा। अब b की भाग हो जाएगी a के नीचे, यानी कि a बटे क्या आ जाएगा साथियों, a बटे b आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 2/3 आ जाएगा। यानी कि अब हमें a अनुपात b का अनुपात पता चल गया है 2:3 है, लेकिन हमें निकालना यह है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी लाइन लिखी हुई है यहां पर, अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, b बटे c बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी कि अब हमें a अनुपात b का अनुपात पता चल गया है और b अनुपात c का अनुपात पता चल गया है, लेकिन हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए कैसे निकालेंगे इन दोनों की मदद से। a अनुपात b क्या है, 2:3 है, 2:3 लिख देंगे। b अनुपात c क्या है, 4:5 है, तो 4:5 लिख देंगे। अब साथियों इसको कैलकुलेट करा दीजिए, 2 की गुणा 4 से करोगे 8 आएगा जो हो जाएगा a, 4 की गुणा 3 से करा दोगे जो हो जाएगा साथियों 12 जो हो जाएगा b, और 3 की गुणा 5 से करा दोगे 15 हो जाएगा जो हो जाएगा c। यानी कि a अनुपात b अनुपात c क्या निकलेगा, 8:12:15, जो कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए
यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य जितने भी हैं उस पर 10% की छूट देता है। मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है, 100% है। जब 10% की छूट देगा यानी कि वो इसको 90% में बेचेगा। तो 10% की छूट दी तो इसको वो 90% में बेच रहा है, कहने कि और अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का प्रॉफिट होता है। यानी कि जब 90% में वो बेचता है तब भी उसको साथियों 17% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 117 में वो चीज जाती है। कह रहे कि यदि अंकित मूल्य पर ही वो चीज बेची जाती तो कितना प्रॉफिट होता, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें अंकित मूल्य कितना है, 100% है। अरे भाई 90% की वैल्यू 117 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका 90% इधर आ जाएगा और ये 1% की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अरे भाई 90 नीचे आ गया तो यहां एक ही तो बचेगा। तो कुल मिला के इसको 100% बना लें क्योंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए है, क्योंकि अंकित मूल्य 100% ही है। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, 2 बचा 27 हो गया, 9 तीन आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 0 एक बच जाएगा, यानी कि 130 आपका आ गया। तो मैं कहूंगा कि अगर यहां पर वह अंकित मूल्य पर बेची जाती तो लाभ का प्रतिशत क्या होता, यहां पर 30% एक्स्ट्रा है तो 30% आपका क्या हो जाता साथियों, लाभ हो जाता। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों काम और समय की अगर बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो अगर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा, मतलब दोनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए ए की बात यहां पर कही है कि 20 दिन में पूरा किया गया है, बी की बात जो की गई है कि वो 30 दिन में पूरा किया गया। तो एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जो कि दोनों से कट जाए, यानी कि दोनों के पहाड़े में आ जाए, तो 60 नंबर है। अब ये नंबर पता क्यों लेते हैं, क्योंकि 60 साथियों टोटल काम होता है। ये क्या होता है, ये साथियों टोटल काम होता है एक तरीके से। अब देखिए 60 का, मान लीजिए 20 का पहाड़ा है तो 60 कितनी बार में आएगा, 20 तिया 60, 3 आया, यहां पर साथियों 2 आ जाएगा, 30 दूना 60। अब ये होता है टोटल नंबर, और ये नंबर क्या होता है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया, तो 3 काम किया, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अरे भाई 60 जो है ना ये टोटल काम है, और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो जब टोटल काम इतना है, एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो ये टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा साथियों, दोनों मिलकर 12 दिन में ही तो कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो 12 दिन के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, पुल की लंबाई बताइए। कभी भी अगर किसी भी सवाल में आपको ट्रेन की लंबाई दे दी जाए और आपको पुल की लंबाई, यानी कि वहां पर जिक्र हो ट्रेन की लंबाई का जिक्र हो और पुल की लंबाई का जिक्र हो, तो दूरी पता क्या होती है साथियों हमारी, तो दूरी हो जाती है ट्रेन की लंबाई, क्या, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यही हमारी दूरी कहलाई जाती है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों क्या है, अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों चाल भी दे रखी है, चाल की अगर बात करते हैं तो चाल कितनी हो जाएगी साथियों, चाल आपकी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं साथियों दूरी की, तो दूरी कितनी है, ट्रेन की चाल प्लस पुल की चाल, तो ट्रेन की चाल तो 200 मीटर है तो 200 मीटर हो जाएगी, प्लस पुल की चाल कितनी, पुल की लंबाई कितनी है हमें नहीं पता है, और यही तो निकालना है पुल की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी, तो दूरी मान लेते हैं ये हो गई। समय की अगर बात करते हैं साथियों तो समय यहां पर कितना दे रखा है, 55 सेकंड का समय दे रखा है, 55 सेकंड का समय दे रखा है। अब यहां पर एक बात आप लोग देखिए, क्या बात देखिए कि आंसर भी मीटर में है, समय भी साथियों सेकंड में है, ट्रेन की लंबाई भी मीटर में है, कुल मिला के ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर रहा है, तो 36 को साथियों आप किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। और किसी भी नंबर को अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो उसकी 5/18 से गुणा कराई जाती है। देखिए 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। तो यहां पर चाल अब क्या आएगी साथियों, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी आपकी। चलिए
देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, अब साथियों कुछ नहीं बचा है सवाल में, अब कुछ नहीं बचा है। चाल आपकी क्या हो जाएगी, चाल आपकी साथियों एक तरीके से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब यहां पर आप लोग को एक सूत्र पता होगा क्या साथियों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना। समय कितना दे रखा है, 55 सेकंड का समय दे रखा है। दूरी कितनी दे रखी है, 200, ये तो ट्रेन की है और ये साथियों पुल की है, पी ही हमें निकालना है। और समय कितना हो गया साथियों, सॉरी समय नहीं, समय तो ये दे रखा है। चाल कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब इसको आपको क्या करना है साथियों, कैलकुलेट करा लेना है। इस 10 की गुणा हो जाएगी यहां पर साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगी, यहां से हटा दीजिए। अब 550 बराबर 200 प्लस पी है, और पी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 550 में से 200 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। यानी कि पुल की लंबाई जो निकलेगी साथियों वो कितनी निकलेगी, 350 मीटर निकलेगी। और 350 मीटर कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, अंडर रूट यहां पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है साथियों, अंडर रूट यहां पर लगा हुआ है। देखिए अब अगर बात करें साथियों, अंडर रूट में अगर मान लीजिए 36 लिखा हुआ है तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 है। यानी कि अगर 36 लिखा है तो 6 बाहर आएगा। अगर 49 अंडर रूट में लिखा है तो बाहर क्या आएगा, 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन मान लेते हैं साथियों अगर 81 अंडर रूट में लिखा, और 81 कैसे लिखा है, 8.1 लिखा है, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो पॉइंट क्या आएगा, 9 आएगा। इस टाइप से आता है, ठीक है ना। सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। यहां पर अगर 81 इस टाइप से है, 0.81 लिखा हुआ है, तो जो बाहर आता है ना 0.9 आता है। अब यहां पर भी वही चीज है, 0.25 है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो बाहर पता क्या आएगा, 0.5 आएगा। उसके बाद साथियों ये आपका होता है 15 का स्क्वायर है, 225 जो है ना ये 15 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा। तो इसको गुणा कराइए कि 15 पंजे कितना होता है साथियों, 75 होता है। पॉइंट कितने कितने नंबर के बाद लगा है, एक नंबर यहां के बाद लगा है, एक नंबर यहां के बाद लगा है, यानी कि कुल मिला के 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर आपका आएगा 0.75, और 0.75 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया और वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। बहुत सारे लोग साथियों इस छोटे से सवाल को नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर एक बार लगा हुआ है, अब और कठिन हो जाएगा। 2.349 लिखा हुआ है। कभी भी साथियों अगर बार लगा हो और ये पॉइंट में कोई संख्या हो तो 2 को अलग कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए। 349 लिखा है तो पूरा 349 कर दीजिए। अब देखिए साथियों जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतना हम इसमें से माइनस कराएंगे, और भाग में क्या लिखेंगे, जितनी नंबर के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि जितने नंबरों पर पॉइंट लगा है, 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, और जितने नंबर के बाद पॉइंट नहीं लगा है उतने 0 लगा लेंगे, तो उतने 0 लगा लिए। एक ही नंबर के ऊपर तो पॉइंट बार नहीं लगा है तो उतने 0 बढ़ा लीजिए, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 बढ़ा लीजिए। अब इसको साथियों सॉल्व करिए, क्या आता है देखिए, 2 आ जाएगा प्लस आपका 346 आ जाएगा, एक सेकेंड, प्लस आपका साथियों क्या आ गया, प्लस आपका 346 आ गया, और भाग क्या हो जाएगा साथियों 990 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 990 की गुणा 2 से कराएंगे तो कितना निकलेगा, 198 निकलेगा। 99 दूना 198, तो 99 दूना 198 और 0 बढ़ा लीजिए, प्लस आपका 346 हो जाएगा, भाग आपका क्या हो जाएगा साथियों 990 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए साथियों, कितना आ जाएगा देख लीजिए साथियों, अगर जोड़ने पर आए तो 606 हो जाएगा, और 4 8 12 हो जाएगा, और 4 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 990 आ जाएगा। तो क्या ये कहीं पर आंसर में लिखा हुआ है 2326 बटे 990, 2326 बटे 990 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो आपने साथियों अभी तक लाइक नहीं की तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ए बी सी की वार्षिक आय यहां पर कितनी बताई गई है, A/3, 1/3/7 बताई गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों कि और अगर ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख है।
अगर इन तीनों का अनुपात ये दे रखा है, इन तीनों का अनुपात 1:3:7 दे रखा है, अगर ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख दे रखी है, तो बी का मासिक आय आपसे कुल मिला के पूछी जा रही कि क्या हो सकती है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, अगर ये एक की अगर जो अनुपात है ना वो x है, तो b का अनुपात 3x है और c का अनुपात क्या है 7x है। अरे भाई 1x है ना, तो x लिख लिया हमने। अब यहां पर कहा गया है कि a और c को जब जोड़ा जाता है तो 8 लाख आते हैं, तो a और c को जब जोड़ेंगे यानी कि 7x प्लस x 8x हो जाएगा, यानी कि 8x की जो वैल्यू दे रखी है साथियों वो कितनी दे रखी है, वो 8 लाख दे रखी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1 लाख हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहां पर देख लीजिए, अब आपकी अगर बात करें a का कितनी वार्षिक आय है, तो ए की वार्षिक आय है साथियों 1 लाख। कितनी है साथियों, 1 लाख है। बी की वार्षिक आय कितनी है, 3 लाख है, 3 लाख है। और सी की वार्षिक आय कितनी है साथियों, 7 लाख है। ठीक है ना। अरे भाई एक्स का मान 1 लाख है, तो जब 3 की गुणा 1 लाख में करेंगे तो 3 लाख ही तो आएगा। कुल मिला के अब देखिए पूछा क्या गया है कि बी का मासिक आय कितनी। अरे भाई बी की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख है। वो कितनी है, वो 3 लाख है। वार्षिक मासिक आय ज्ञात करना है, यानी कि 12 महीने की आय उसकी 3 लाख है, तो 1 महीने की आय उसकी कितनी निकलेगी, 12 से साथियों भाग करा लीजिए। तो 12 एकम 12, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, 6 लग जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 0 0 0 लग जाएगा। यानी कि बी की जो मासिक आय होगी, महीने की आय होगी, वो 25,000 होगी, जो कौन से ऑप्शन में है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है। यानी कि अगर पास वाले लोग 6 हैं तो फेल वाले लोग कितने होंगे साथियों, 1 होंगे। ये बात कही गई। इसको हम x में बदल लो, 6x हो जाएगा और x हो जाएगा, यानी कि 6x अगर पास हुए हैं तो 1x लोग फेल हुए हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं, यानी कि इसमें 6 और हम जोड़ देंगे। अरे भाई पास अगर 6x हैं तो फेल कितने हैं, x हैं। कहेंगे 6 विद्यार्थी और अगर पास वाले इसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो हमने साथियों जोड़ दिए, 6 इसमें जोड़ दिया, तो कहने के इनका अनुपात तो है ना जो, तो इनका अनुपात 9:1 हो जाता है। तो इनका अनुपात 9:1 हो गया। तो कहने के परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अरे भाई परीक्षार्थियों की कुल संख्या 6x प्लस x है। अब परीक्षार्थियों की कुल संख्या में फेल वाले भी छात्र हैं और पास वाले भी छात्र हैं, तो कुल संख्या इनकी कितनी होगी, 6x प्लस x यानी कि 7x होगी। तो 7x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बस इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लो और फिर साथियों 7x की वैल्यू निकाल लो। 1 की गुणा यहां पर होगी तो साथियों डिक्टो यही आ जाएगा, 6x प्लस 6 आ जाएगा, बराबर 9 की x से होगी तो 9x आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें 9x माइनस 6x आ जाएगा। अरे भाई ये 6x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। तो यहां पर से जो बचेगा वो 9x में से 6x जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होते हैं। अब 7x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा। तो 14 की अगर बात करें 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 14 का गुणज ही होगा। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या 7x बैठ रही थी, 6x प्लस x है, और कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा। यहां पर कहा गया है कि शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए साथियों एक ये नाव है, ये पानी का ऊपर वाली परत है। ये अब बिल्कुल पानी जो पड़ा हुआ है ना, जिसके मान लीजिए किसी टब में पानी पड़ा होता है, बिल्कुल शांत टब में, ठीक है, तो वैसे साथियों पानी पड़ा हुआ है। अगर यहां पर कोई नाव चलती है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है। अब मान लीजिए साथियों जैसे कि मान लीजिए हवा अगर इधर की चल रही है तो धारा का वेग, मान लीजिए अब ये नदी है तो नदी के धारा का जो वेग है ना साथियों, धारा का वेग वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब अगर बात करें, देखिए अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो कि शांत जल में नाव जो चल रही है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और धारा का वेग जो है साथियों वो कितना है, वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको जोड़ेंगे तो 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि अगर
नाव को धारा के साथ साथ ले जाया जाता है, या कह सकते हैं नाव को धारा के अनुप्रभा ले जाया जा सकता है, तो नाव की चाल 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो अगर 1 घंटे में 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चल रही है तो 180 मिनट में नाव कितनी दूरी चलेगी, तय करेगी। अच्छा, 180 मिनट क्या होता है? ये 3 घंटे के बराबर होता है। अरे भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में 180 मिनट ही तो होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं धारा के साथ साथ अगर नाव 19.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है तो 3 घंटे में कितनी चलेगी साथियों? कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा लो, पॉइंट अभी हटा दो 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 9 3 27 और एक आपका 28 हो जाएगा, 3 एकम 3 और आपका 5 हो जाएगा। पॉइंट 1 नंबर के बाद लगा था, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। यानी कि नाव जो चलेगी वो 58.5 किलोमीटर चलेगी साथियों, दूरी तय करेगी 180 मिनट में अर्थात 3 घंटे में। तो 58.5 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर कहा गया है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2500 है, ठीक है ना। 2500 है, कह रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अरे भाई, एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या होगी? 4x होगी, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो 4 गुना हमने कर दी। अब एक बात और देख लीजिए, अगर साथियों ये लिखा होता 4x प्लस x तो हम यहां पर लिखते 5x, लेकिन अगर कभी लिखा हो 4x गुणा 5x तो यहां पर क्या आ जाएगा पता? 4x स्क्वायर आ जाएगा। खैर, यहां पर कहा गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, कह रहे कि इनका अगर गुणनफल करें तो 25 आएगा। यानी कि 4x गुणा x बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 2500 आ जाएगा। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 2500 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं x बराबर कितना आ जाएगा? 2500, 4 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। देखिए x के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, इसका मतलब है कि 2500 भी किसी संख्या का स्क्वायर है और 4 भी किसी संख्या का स्क्वायर है। तो अगर हम साथियों इसका एक तरीके से वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा? x के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा कि ये 2500 50 का स्क्वायर होता है तो 50 आ जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको कट करेंगे साथियों, x बराबर कितना आ जाएगा? 25 आपका आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अरे भाई, एक संख्या तो 4x थी, एक संख्या 4x थी आपकी और एक संख्या x थी, इनका योग आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है? 5x होता है। यानी कि 5x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब x बराबर 25 है और 5x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 125 हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो कुल मिला के साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों एनालिसिस के लिए चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम है तब तक साथियों पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप डिक्टो देखेंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस मित्रों को, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद साथियों।